नमस्कार दोस्तों। अगर आप रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस चैनल पर मैं प्रतिदिन सामान्य विज्ञान के वैसे प्रश्नों को व्याख्या सहित लेकर आता हूं जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। साथियों, आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा प्लेलिस्ट में जाकर सामान्य विज्ञान के सभी वीडियो देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आज का पहला प्रश्न है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? सही आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल का। इसकी व्याख्या देखते हैं। कपड़े में लगे स्याही एवं जंग के धब्बों को दूर करने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट। इसकी व्याख्या देखते हैं। इनमें सभी की प्रकृति क्षारीय होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अति अम्ल के रूप में पेट की अम्लीयता को उदासीन करने में करते हैं। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन में निम्नतम वियोजन होता है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में दिखाया गया है। उपयुक्त अभिक्रिया से स्पष्ट है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसलिए यह ऐसा शो करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस वाले पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड होकर गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा? सही आंसर है लाल हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। परिणामी घोल का रंग लाल हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का गुण प्रदर्शित करता है, इसीलिए नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है। कौन होता है दोस्तों? तो हाइड्रोलाइसिस होता है। सही ऑप्शन सी हाइड्रोलाइसिस। इसकी व्याख्या देखते हैं। लवण की जल से अभिक्रिया करके अम्ल और क्षार बनाने की क्रिया जल अपघटन कहलाती है। वस्तुतः यह उदासीनीकरण अभिक्रिया की विपरीत क्रिया है। उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अतः कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में हाइड्रोलिसिस होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं। कौन है? सही आंसर कच्चा तेल। इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का सबसे प्रमुख प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम को कच्चा तेल, धात्विक तेल, काला सोना एवं द्रव सोना आदि नामों से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ चट्टान का तेल होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण है क्षति किसकी? इलेक्ट्रॉनों की। सही आंसर इलेक्ट्रॉनों की। हम ये भी कह सकते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑक्सीकरण को निम्न के पदों में परिभाषित किया जाता है। ऑक्सीजन के संयोग, हाइड्रोजन से वियोग, विद्युत ऋणात्मक अवयवों का बढ़ना, विद्युत धनात्मक अवयवों का घटना। चारों में से कोई भी प्रकार की क्रिया अगर दिख रही है तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रही है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? सही आंसर इलेक्ट्रॉनों की हानि। हम कह सकते हैं दोस्तों कि ऑक्सीकरण में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, आप इस वीडियो को पॉज करके भी इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? सही आंसर है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में ताप की उत्पत्ति होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वस्तुतः रासायनिक अभिक्रिया में बंधों का टूटना और उसका निर्माण निहित होता है। बंधों को तोड़ने में ऊर्जा की खपत होती है
और उसके निर्माण से ऊर्जा मुक्त होती है। इन ऊर्जाओं की प्रकृति के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, दूसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? सही आंसर है पारा। अगला इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। पारा धातु अन्य धातुओं से मिलकर पारद अर्थात अमलगम बनाती है। अगला प्रश्न है, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 मिलकर क्या बनते हैं? तो सही आंसर है बेरियम सल्फाइड प्लस HCl। इसकी व्याख्या देख, इसमें दोहरा विघटन हो रहा है। इस वीडियो को पॉज कर करके आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों, चूँकि यह लैंग्वेज में दिया नहीं गया है। इसकी व्याख्या भी आपको दे करके देखी गई है। आप वीडियो को पॉज करके आप जरूर इसकी प्रतिक्रिया को समझें, क्योंकि इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में इसकी व्याख्या दी गई है। तब तक अगला प्रश्न देखते हैं। रबर आसानी से घुल जाता है किस में? सही आंसर है बेंजीन में। बेंजीन में रबर को आसानी से घुलाया जा सकता है। व्याख्या देखते हैं। रबर अध्रुवीय होता है जिससे यह जल आदि में न घुलकर बेंजीन में घुलता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? सही आंसर है सल्फर। सल्फर को मिलाने से रबर का वल्कनीकरण हो जाता है जिससे यह लचीला और काफ़ी मजबूत बन जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सही आंसर है जल में अम्ल को उड़ेलना चाहिए, अर्थात अम्ल में जल को मिलाने से अम्ल तनु हो जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अम्ल को तनु करने के लिए हमें जल में अम्ल को उलेरना चाहिए। इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगे किरणें उत्पन्न होती है? सही आंसर है अदृश्य किरणें उत्पन्न होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रेडियो एक्टिव परिवर्तन के दौरान उत्पन्न किरणों में अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें होती है। इनकी स्थिति स्पेक्ट्रम के अदृश्य भाग में होती है, अर्थात यह किरणें दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न है, असंगत का चयन कीजिए, अर्थात सभी ऑप्शन में कौन ऐसे हैं जो बाकी से भिन्न हैं? सही आंसर डी हीलियम। हीलियम भिन्न है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यूरेनियम, प्लूटोनियम तथा रेडियम धातुएं रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करती है, जबकि हीलियम एक अक्रिय गैस होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है? सही आंसर Na2NO3 सोडियम नाइट्रेट यह अपचायक नहीं है। इसकी व्याख्या भी दी गई है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है दोस्तों? तो सही आंसर है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देखें। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है जिसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कही जाती है। लेड नाइट्रेट 3 पदार्थों में वियोजित या अपघटित हो जाता है, इसीलिए इसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC भी कहा जाता है, यह इतने हानिकारक हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के जो ओजोन लेयर हैं उसको क्षति पहुंचाते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन है दोस्तों? सिलिकॉन। सिलिकॉन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है।
इसकी व्याख्या देखते हैं। भूपर्पटी पर ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। यह प्रतिशत मात्रा में लगभग 28.2% है। प्रकृति में यह रेत एवं पत्थर के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? सही आंसर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है, अर्थात हाइड्रोजन गैस को जलाने से काफी उच्च मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका? जीवाश्मों का। जीवाश्मों का उम्र पता करने के लिए दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है कौन? कार्बन 14। कार्बन 14 एक पद्धति है दोस्तों जिससे किसी भी लकड़ी या किसी जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी कैसी होगी? अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है। दोस्तों ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट वैसे सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो रेलवे के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं तथा काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले परीक्षाओं के लिए। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।